हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन सरित क्लासेस। इससे आज जो लेक्चर है हमारा, ये लास्ट लेक्चर रहेगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल है। ये काफ़ी लंबा चला है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में करवाया है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है लास्ट रहेगा, उसके बाद हम अपने इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल के अंदर अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सारे कैटेगरीज पढ़ ली है फंडामेंटल राइट्स की। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी पढ़ी थी हमने? राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, देन राइट टू फ्रीडम नॉट फ्रीडम। हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अभी एक कैटेगरी रह गई है लास्ट, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये अभी आज हम कर लेंगे। फिर उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्लियर, वो अभी देख लेते हैं एक बार। आज का रोड मैप क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? किन किन कंडीशंस में जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं वैलिड होंगे। क्लियर? वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आपकी लास्ट कैटेगरी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? जो कि आपका आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिट्स और उसके टाइप्स। क्लियर? क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिट्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, हर हाई कोर्ट को। तो वो रिट्स कौन सी हैं, वो भी हम क्या करेंगे, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुछ अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी अदर प्रोविजंस कौन से, जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। क्लियर? इनसे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट्स है, क्या उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्लियर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिया गया है, वो सब हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट जैसे आर्टिकल 35 क्या बोलता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है? तो अभी क्या है, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स, ये अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, हमने अब तक कितने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं फंडामेंटल राइट्स के नीचे? हमने डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 12, और कल वाले लेक्चर के अंदर हमने कर लिए थे 30 तक। ठीक है? और हमें करने कितने हैं, 35 तक। 12 से 35 हमारा किसके अंदर आता है, पार्ट 3, बेसिकली पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। और इसके अंदर आर्टिकल 12 से 35 यही आते हैं ना। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये वाले तो आपको याद रखनी है। तो 12 से 30 तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब बच गए कितने, 5 आर्टिकल्स। क्या 5 आर्टिकल्स हैं? नो, 5 से ज़्यादा है, वो अभी देखते हैं। देखिए, अभी 31 आपको पता है स्ट्राइक आउट हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अंडर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन अब वो उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 300A बना दिया गया है। 31 को 300A। यहाँ पे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी थे ना, यहाँ पे अब इसको बना दिया लीगल राइट, कि आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार तो होगा, बट वो एक कानूनी अधिकार होगा। क्लियर? कानून बना के आपसे छीना भी जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे चलिए। सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, अभी रिजॉल्व हो गया है। चलिए, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपसे, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए। क्लियर? अब ये एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल में नहीं थे, ये ऐड किए गए थे। जैसे मैंने अभी अब डिस्कस कर रहे थे हम आर्टिकल नंबर 31, जो कि क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, बट इसको जो है हटा के ओमिट कर दिया गया। किस अमेंडमेंट से? 44th। ये आपको याद रखना है, 1978 में। क्लियर? अब यहाँ पे इसको 31 पार्ट 3 से हटा करके इसको डाला गया किसके अंदर, पार्ट 12 के अंदर। क्लियर? और 300A आर्टिकल के तहत अब यहाँ पे देखिए लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि आपके पास अब ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, बट जब पार्लियामेंट को लगेगा, जब गवर्नमेंट को लगेगा, क्लियर, तो वो एक लॉ बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट करेंगे। पहले ऐसा नहीं था जब वो फंडामेंटल राइट था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता था, हर बार जब गवर्नमेंट कुछ भी जैसे नया प्रोजेक्ट पास करना होता था, तो उसमें क्या होता था, ये जो फंडामेंटल राइट्स था ये हमेशा क्या करता था, अड़चने पैदा करता था। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो 44th अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर, और इस राइट को जो है लीगल राइट बना दिया गया। क्लियर? तो अब 31 हमारे पास है नहीं, 30 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आता है जैसे यहाँ पे 31A, 31B
और 31C, 31D। क्लियर? ये 4 आर्टिकल जो है ऐड किए गए। अब ये जो आर्टिकल है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1951 के अंदर ही, क्लियर? तो ये उसके थ्रू ऐड हुआ था। अब बाकी जो 31D है ये अब ओमिट कर दिया गया है, अब नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 3 अभी भी हैं, 31A, 31B, 31C। तो यही है हमारे क्या है, एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट्स को। तो अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई ये बोलते क्या है, क्लियर? उससे पहले मैं एक बार थोड़ा इरेज कर लेता हूँ बोर्ड को। चलिए, तो अब तक जितने हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, कोई आपको प्रॉब्लम, ठीक है, या कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो अभी जो आर्टिकल नंबर, ये मैं इस कैटेगरी के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? आर्टिकल नंबर 31A। देखिए, ये बेसिकली फर्स्ट अमेंडमेंट करके ही डाल दिया गया था। इसमें क्या था कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उन्हें प्रोजेक्ट अपने जैसे सड़क निकालनी है, कुछ भी करना है, या कोई फैक्ट्री बनानी है, लगानी है, मतलब बनानी तो क्या, फैक्ट्री खुद बनाती है। तो उसके अंदर अब मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ें, अब अगर आपको कुछ करना है तो प्रॉपर्टी तो मतलब आपको लैंड तो चाहिए उसके लिए। अब लैंड ही कैसे मिलेगी जब तक कि लोग जो है उसको अपने आप देना। अब देंगे क्यों नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स था। तो यहाँ पे क्या गया, आर्टिकल 31 अमेंडमेंट किया गया। उसमें क्या बोला गया कि हम 5 ये चीज़ें डाल रहे हैं इसके अंदर, और इन 5 चीज़ों पे अगर जो भी हम कानून बनाएंगे, आप जो है वो सेफ रहेंगे, आप उसको जो है जुडिशरी के पास लेके जाएंगे नहीं, क्लियर? आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे किसी भी ग्राउंड में। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी देखें यहाँ पे। नंबर 1, ये आपको बस याद रखनी है, 5 चीज़ें कौन कौन सी बोली इसमें। नंबर 1 इसमें बोला था एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, क्लियर? एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है एस्टेट्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम एक वर्ड सुनते हैं आज के टर्म में, मॉडर्न डे में, रियल एस्टेट। सुना है आपने वर्ड रियल एस्टेट? जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं रियल एस्टेट्स में वर्क करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई कानून बनाते हैं, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट है, यानी एक्विजिशन मतलब हम उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है, जब्त करते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो वो जो है आपका क्या है, आर्टिकल 31A के तहत सेफ रहेगा, आप उसको चैलेंज नहीं करोगे, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बोला गया है कि अगर हम चाहें तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है, मान लो अगर आप आज मालिक हैं तो हम आपका मालिकाना हक भी छीन सकते हैं, क्लियर? ये कानून के तहत बना करके, क्या, टेकिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका, आपका प्रॉपर्टी का, ठीक है? अगर आप प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो आपको मालिकाना हक से हटा करके खुद मालिक बन सकती है। ये भी इसमें बोला गया। अगर हम मान लो इससे रिलेटेड कोई कानून बनाते हैं, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से रिलेटेड या फिर किसी का मालिकाना हक छीनने से, तो वो जो है आर्टिकल 31A के तहत क्या रहेगा, सेफ रहेगा, आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। थर्ड इसमें ये बोला गया था कि अगर हम चाहें तो जो मर्जर है या अमलगमेशन बोलते हैं हम, मर्जर और अमलगमेशन, ठीक है, अमलगमेशन, इन केस अगर हम मर्जर करते हैं या किसी 2 कॉर्पोरेशन को आपस में मिलाते हैं ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उसको भी लेकर के आप फंडामेंटल राइट्स को उठा करके आप चैलेंज नहीं करोगे कि इससे हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट हुए, क्लियर? 3 हमने डिस्कस कर लिया। 4th आता है, 4th नंबर पे है कि अगर चाहें तो हम जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर मान लो कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहा है या कोई जैसे मान लो शेयर होल्डर है, तो हम उनके जो शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर और डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन या कंपनी, हम उनके जो कहते हैं ना राइट्स, उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टर राइट्स, ये क्या कर सकते हैं, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 4 डिस्कस कर लिए, कौन कौन सा। सबसे पहला था एक्विजिशन ऑफ एस्टेट, यानी कि अगर हम किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं अपने जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप उसको फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में ये नहीं बोलोगे कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपको इसमें इम्यूनिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 31A के तहत। फिर सेकंड क्या बोलता है कि अगर आप चाहें तो रियल एस्टेट के अंदर जो ये है
मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टी का, मान लो कोई भी मालिक है तो हम जो मालिकाना हक भी जो है उससे वापस लेकर किसी को भी दे सकते हैं, या तो हम अपने पास रख सकते हैं या किसी और दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। क्लियर, ये भी इसमें बोला गया। थर्ड पॉइंट क्या है, हम अगर किसी प्रॉपर्टी को मर्ज करते हैं, क्लियर, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, आप क्या है चैलेंज नहीं करोगे उसको। मतलब ये अगर ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे 1 2 3 4 एक पॉइंट और रह रहा है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप इन रिलेटेड कानून को, जो भी इनसे रिलेटेड कोई कानून बनेगा पार्लियामेंट के थ्रू, आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे जुडिशरी के अंदर। क्लियर, कहने का मतलब ये है। अब लास्ट पॉइंट जो आपका बचता है वो ये है कि अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं माइनिंग और लीजिंग से रिलेटेड, ठीक है, मॉडिफिकेशन इन माइनिंग और लीजिंग, मानो हम किसी को माइनिंग के लिए दे रहे हैं या किसी को कुछ लीजिंग पे दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कानून होगा आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि आर्टिकल 31A के तहत जो है इम्यूनिटी मिलती है। क्लियर, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इन केस अगर कोई स्टेट, ये तो मैं बात कर रहा था पार्लियामेंट की, जो आपका यूनियन गवर्नमेंट जो बनाती है, यहाँ पे अभी मान लो बात आती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट भी तो कानून बना सकती है इन चीज़ों पे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी तो बना सकती है ना आपकी। तो स्टेट गवर्नमेंट इन केस अगर कोई एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, किसके ऊपर, ये इन 5 चीज़ों से रिलेटेड, इन 5 चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी राज्य जो है कानून बनाता है, तो इसमें ये बोला गया है कि वो इम्यून नहीं होंगे, यानी कि वो उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी अनलेस, जब तक कि वो प्रेसिडेंट से एसेंट ना मिल जाए उनको। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको अपनी एसेंट ना दे दे, मंजूरी ना दे दे। प्रेसिडेंट को मंजूरी मिलेगी प्रेसिडेंट से तो आपके वो इम्यून, बट अदरवाइज क्या होगा, वो इम्यून नहीं होंगे। क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आपको ये और याद रखनी है कि अगर मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है इन लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो किसी का प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट उन्होंने छीन लिया या एक्वायर कर लिया, तो इसमें क्या होगा कि उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। कंपनसेशन कैसे, कंपनसेशन आपको बिल्कुल फेयर देना पड़ेगा, जितना है उतना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको, और कंपनसेशन तब दोगे जब उसके पास जो लैंड जिस वो खेतीबाड़ी कर रहा था, कल्टीवेशन कर रहा था, वो अंडर द सीलिंग था। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई एक व्यक्ति जो है अपने पास 100 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है, तो ये कैसे मैंने सीलिंग लगा दिया। तो ऐसे ही हमारे कंट्री के अंदर भी एक सीलिंग लगी हुई है, ठीक है, लैंड के ऊपर, कि आप जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं। तो लेट्स से अभी एग्जैक्ट मुझे नई फिगर पता वो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो लेट्स से अगर आपके पास वो सीलिंग है 100 एकर्स, ठीक है, कि आप 100 एकड़ से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड नहीं रख सकते। तो अब मान लीजिए मेरे पास 80 एकड़ लैंड थी, जिसमें से 20 एकड़ जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। तो ये जो 20 एकड़ जो गवर्नमेंट लिए, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे कंपनसेट करेगी। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी जो लैंड है 100 से कम है और अंडर द सीलिंग है, लिमिट के अंदर है, तो इसलिए गवर्नमेंट मुझे कंपनसेट करेगी। ये इस आर्टिकल के अंदर ही बोला गया है। क्लियर, अब हम इसको एक बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जाके चेक कर लेते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे एक जो है एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, इसमें स्टेट्स जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल लैंड हो गई, वो सारा कुछ इंक्लूड होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, आपको जो हमारा कहाँ गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि मैं आपको यही स्टार्टिंग से दिखाता आ रहा हूँ ताकि आपको, अभी आपको दिख गया ना 31A आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सेविंग ऑफ लॉज यानी कि कुछ कानूनों के अंदर आपको प्रावधान दिया गया कि अगर ऐसे ऐसे इन चीज़ों पे कानून बनेगा तो उन पे क्या है, छूट रहेगी, आप उसको जुडिशरी के अंदर नहीं लेके जा सकते। इसके अंदर देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ 31A के बाद। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या लिखा, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट में ये इसको ऐड किया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर। आर्टिकल 13 मैंने आपको बोला था ना, जिसमें काफ़ी विवाद भी रहा था जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में,
जब पार्लियामेंट कहती थी हमारे पास पूरी अथॉरिटी, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं अमेंड करके, लेकिन पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर बाद में फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसमें क्या बोला गया कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, हम जुडिशरी का कहना था आप चाहे जो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, हमने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, बट बशर्ते कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मूल ढांचा है, वो नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो आर्टिकल 13 है उसमें जो लॉ वर्ड है इस पर काफ़ी विवाद रहा था, तो इसमें यही बोला कि आर्टिकल 13 में कुछ भी बोला गया हो लॉ के बारे में, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ जो कि फर्स्ट क्या बोलता है सब क्लॉज एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ और एनी स्टेट और बाय एनी राइट देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट्स। देखिए वही कि अगर कोई स्टेट जो है स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है, स्टेट, तो ये क्या होगा आपका, उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया। सेकंड है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये क्या है, आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अमलगमेशन और मर्जर ऑफ 2 मोर कॉर्पोरेशन, ठीक है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर दूसरा उस जो आपका मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली रन करने के लिए। इस केस में अगर आप उसको मर्ज करते हैं तो भी वो क्या होगा, चैलेंज नहीं करोगे। दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज, ट्रेजरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो अभी मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर्स, इनसे लेटर अगर उनके कुछ भी राइट्स को मॉडिफाई करते हैं तो वो भी चैलेंज नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स एक्वायरिंग बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस, ठीक है, मिनरल ऑयल, ये सारे जितने भी है, जैसे लीजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारे जितने भी है उससे रिलेटेड जो भी अगर हम कानून बनाते हैं तो वो भी आप चैलेंज नहीं करोगे। उसके बाद ये क्या कहता है, सेल बी डीम टू बी वॉइड। अब ये देखें यहाँ क्या बोला था, कंटेंट इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, अब इस ये बीच के पॉइंट है ना, आप इनको थोड़ी देर हटा करके ABCD को छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लॉज, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर शैल बी डीम टू बी वॉइड, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ वर्ड है उसमें चाहे उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, कोई भी कानून जो कि प्रोवाइड करे किस किस को, ये 5 पॉइंट्स को, यहाँ पे फिर लास्ट में लिखा प्रोवाइडेड दैट शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, ये नहीं माना जाएगा कि वो वॉइड है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद और टेक्स अवे ब्रिजेस राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करता हूँ। देखिए ये जो आर्टिकल 31 है इसमें ये बोला गया है कि चाहे कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून है, कंट्री के अंदर कोई भी कानून है, अगर हम आर्टिकल 31 के तहत इन 5 चीज़ों पे कानून बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो वो आप चैलेंज नहीं करोगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर 14 और 19 वो वायलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, क्लियर, याद रखना आपको। 31A में जो बात की गई है ये 5 कानूनों की, वो इन 2 अधिकारों पे बात की गई है, राइट्स पे, 14 और 19। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इसलिए आप इनको नल एंड वॉइड करिए। ठीक है, ये वॉइड नहीं माने जाएंगे सिर्फ इन 2 राइट्स की वजह से, ये कहना है इसका। क्लियर। चलिए लास्ट में और देख लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट where such law is law made by the legislature of a state, the provision of this article shall not apply there unless such law having been, ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य की विधायिका, जैसे नगर पालिका, नॉट नगर पालिका, ये नगर परिषद है, तो वो अगर कोई भी वैसे बिल पास करती है तो वो जो है उसको इम्यूनिटी नहीं मिली है। ठीक है, जब तक कि अगर उसको रिजर्व करा गया है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए तो आप उसको इम्यून नहीं माने जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट further that where any law makes any provision for the acquisition of by the state of any estate and where any land comprises any land a person under his personal cultivation, जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति के पास सीलिंग से कम है लैंड, मतलब जितनी लिमिट है उससे कम है उसके पास लैंड, और वो उस पर खेतीबाड़ी करता है और गवर्नमेंट जो है उसको एक्वायर करती है, ये देखिए एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड, तो वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने उस प्रॉपर्टी को उसको उतना हर्जाना देना पड़ेगा। क्लियर, जिसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, मुआवजा। ओके, सेकंड क्लॉज, सब क्लॉज क्या कह रहा है, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन एस्टेट सेल इन रिलेशन टू एनी लोकल एरिया, वही एस्टेट के बारे में बता रखा है कि इसमें जो है किसको बोलेंगे आप एस्टेट है, जैसे कि कोई भी जागीर, इनाम, मुआफ़ी, ठीक है, जैसे तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर जनानम राइट, एनी लैंड हेल्ड अंडर रेवतवाड़ी सेटलमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, एनी लैंड हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, एंसिलरी फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, ये सारे पास्चर लैंड,
अब देखिए यहाँ पे बात होती है जो स्टेट्स हैं, आपके फॉरेस्ट लैंड होगी, एग्रीकल्चर लैंड होगी, इंडस्ट्रियल लैंड होगी, ये सारे जो है आपके किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 31B को। ठीक है, चलिए अब हम अपने 31B को करते हैं। ठीक है, 31 जो B है इसमें क्या बोलता है, इसके अंदर एक बार मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये समझ में आ गया आपको 31A। इसमें आपको 5 चीज़ें याद रखनी किस किस के ऊपर जो है बोला गया है कि अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बनेगा पार्लियामेंट में तो आप उसको अंडर आर्टिकल 14 और 19 ये नहीं बोलोगे कि हमारा जो ये है फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। क्लियर। अब जो आर्टिकल 31B है ये उससे भी भयंकर है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, 14 और 19 वाले की, लेकिन इसमें तो ये बोला गया कि नॉट ओनली एक राइट की बात किया, इसमें बोला कि सभी के सभी। ठीक है, इसकी पहले देख लेते हैं, इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए इससे पहले वाला जो पॉइंट था जो अभी हमने 31A के तहत डिस्कस किया, उसमें क्या था, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कुछ ऐसे कानून जो कि हमें ये दे हम कैसे प्रॉपर्टीज को एक्वायर करें, ये सब कुछ, इससे रिलेटेड कोई कानून होगा तो वो उसको आप कैसे सेव करेंगे। यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या बोलती है, आर्टिकल 31B की बात कर रहा हूँ मैं, वैलिडेशन ऑफ सर्टन लॉज, सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर। अब देखिए आर्टिकल 31B जो है ये काफ़ी वाइडर है एज कम्पेयर टू आपका जो 31A था, जो 31A से काफ़ी वाइड है। क्यों, वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया था कि सिर्फ आर्टिकल 19 और 14, आर्टिकल 14 और 19 के अंदर अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आपके सेव रहेंगे आर्टिकल 31A के अंदर। यानी आप ये नहीं बोलोगे कि अगर 31A के तहत कोई कानून बना है और आप ये बोलोगे 14 और 19 हमारा वायलेट हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, पार्लियामेंट जो जुडिशरी आप उसके पास नहीं जा सकते हैं। ये बोला गया था 31A में। 31B में क्या बोल रहा है जी, आप क्या करोगे अगर मान लीजिए 31B के अंदर ये बोला, वहाँ तो सिर्फ 5 कैटेगरी बोल दी, यहाँ पे बोला ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे जितने भी हम एक्ट्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, अगर हमने 31B के अंदर डाल दिया उसको, क्लियर, तो वो टोटली इम्यून रहेगा, चाहे उससे आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो। क्लियर, यहाँ पे होल फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, वहाँ पे तो सिर्फ कितने 2 ही राइट्स की बात हुई थी, कौन से, 14 और 19। यहाँ पे ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला कंप्लीट 14 से लेकर के और 35 जो आपके बचते हैं, हालांकि राइट्स तो हमारे 32 तक हैं। ठीक है, तो 14 से 32 तक के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सारे अगर आपके वैलिड होते हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये एक्ट जो हमने बनाया है 31B के तहत वो आपका गलत है। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो गया, ये इससे पता चलता है आर्टिकल 31B तो उससे भी खतरनाक 31A से, यानी बिल्कुल ही एक्सेप्शन कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अब इससे हम देखते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे उसकी जो मूल ढांचा है वो नहीं चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब हमें अधिकार मिले ताकि हम जो है अपने जो पर्सनल लिबर्टी है उसको एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन यहाँ तो ये बोला कि अगर पर्सनल लिबर्टी भी आपकी भंग होती है तो होने दो, क्योंकि 31B हमने बना दिया है। तो यहाँ पे जुडिशरी और जो आपकी पार्लियामेंट है यहाँ पे उनके साथ क्या है, काफ़ी लंबी फाइट चलती है। नॉट फाइट, मतलब एक कहते हैं ना कि वाद विवाद, कि वो जुडिशरी बोलती नहीं ऐसा नहीं, पार्लियामेंट बोलती ऐसा हो सकता है। तो ये जो है फाइनली मैटर जब सुलझता है आपका कब, 1973 में। क्लियर, ईयर 1973। यहाँ पे क्या होता है, केशवानंद भारती केस होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ KB, केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि ये केरला के एक संत थे, ठीक है, लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है। तो केशवानंद भारती केस जो था इसमें क्या था कि उनकी ना ज़मीन जो थी मठ की वो केरला गवर्नमेंट ने ले ली थी। तो यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया था, तो जब इसकी वर्डिक्ट आई थी वो इनके फेवर में आई थी। क्लियर, अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था, जो IR कोहली इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी 31B की, ये तो 1973 में केस आया था केशवानंद भारती केस, उसकी जजमेंट थी। तो उसमें तो क्या था कि बोला था कि नहीं आप अमेंड नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वैसे नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि ऑल्दो आपके पास अमेंडिंग पावर है, आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, बशर्ते उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है
वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक डॉक्ट्रिन मिल गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो हमने 2-3 लेक्चर्स में पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए IR कोहिलो केस होता है 2007 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजमेंट क्या देती है कि देखिए जो बेसिक से आपने आर्टिकल 31B पार्लियामेंट से पास किया है, क्लियर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक्ट को कंप्लीटली इम्यूनिटी मिल जाएगी अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, वो खुद क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्लियर। अगर वही वायलेट हो रहा है, ठीक है, आप ये बोलो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते इसको लेकर के, तो वो तो ये वायलेट हो गया आपका आर्टिकल 32, तो जिससे क्या होगा, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे IR कोहिलो में ये बोला गया कि चलिए एक सिचुएशन हल करते हैं हम, वो किया, हम लेते हैं एक बेस ईयर, जैसे हम करते हैं ना कि जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ये 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है, मैं अब इनको कंपेयर करता हूँ, एक है रेड मार्कर, एक है ब्लैक मार्कर। तो मैं जब कंपेयर करूंगा तो पहले एक को लूंगा ना, मान लो मैं रेड को लेता हूँ, अब मैं रेड के साथ ब्लैक को कंपेयर करूंगा कि इसकी लेंथ कितनी है, प्लस में इसके अंदर जो राइटिंग कैपेसिटी है वो इसकी कितनी है, कितने लंबा टाइम तक लिख सकता है, ठीक है। तो यानी एक को मैं बेस लेता हूँ और दूसरे को इससे कंपेयर करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया कि 1973 के अंदर जो केस आया था, केशवानंद भारती केस, हम इसको लेते बेस ईयर। अब 1973 से पहले आपने जो भी कानून बनाए, यहाँ पे डेट थी 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1973 से पहले आपने जो कानून बनाए उनकी छूट है, वो हम उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी वो इजाद नहीं की थी। अब इसके बाद जितने भी केसेस आए आपके 24 अप्रैल 1973 के बाद, उन सबको हम क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू, क्लियर। जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो अपने पास उस कानून को उठा करके उसको रीड आउट कर सकती है कि क्या ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को वायलेट करता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी करती है। अगर करता है कानून तो हम उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, यानी कि नल एंड वॉइड कर देंगे। तो ये इसमें बोला गया था IR कोहिलो केस के अंदर। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो 31B है, जिसमें ये बोला गया था कि आप किसी भी तरीके के कानून बना लीजिए, उनको बिल्कुल छूट है, ऐसा नहीं है। अब ये बोला गया कि आपको ये याद रखना है, केशवानंद भारती केस वाली जो डेट थी 24 अप्रैल 1973, वहाँ से लेकर के उसके बाद वाले जितने भी केसेस आए हैं, तो वो जो है आपके सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। अदरवाइज उससे पहले के आप नहीं कर सकते हो, आपको बस ये याद रखना है। इसमें अभी जब ये 1951 के अंदर ये जब इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने 13 कानून डाले गए थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली यहाँ पे 282 एक्ट्स हैं टोटल, क्लियर। 282 देखिए अब 13 कानून और यहाँ 282 कानून हो गया आज की डेट में। तो यहाँ से पता चलता है कि जो पार्लियामेंट थी उन्होंने कितने सारे कानून जो है इसकी आड़ में डाल दिए, ताकि जो है जुडिशरी इसको रिव्यू ना कर सके। लेकिन जुडिशरी ने बोला कि नहीं, 2007 में कि 1973 24 अप्रैल उसके बाद के केस तो हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से तो हमने दे दिया था आपको जुडिशियल, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उससे पहले हमने ये इजाद ही नहीं किया था, तो इसलिए आपसे जो ये आपके सारे जितने भी कानून हैं वो इम्यून नहीं होंगे, आपको ये याद रखना है। तो 31A हो गया, 31B हो गया। 31A में डिस्कस किया गया 5 कानून याद रखने आपको, ठीक है। और उसमें अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट होता है तो आप नहीं जा सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा 31B में क्या बोला है कि यहाँ पे बोला ये गया था कि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा इसके अंदर डाल देते हैं 31B के तहत कोई भी रेगुलेशन और एक्ट को, तो वो इम्यून रहेंगे। लेकिन जुडिशरी ने IR कोहिलो केस में क्या बोला कि केशवानंद भारती केस 1973 वाली डेट से लेकर के बाद के जितने केस होंगे वो सारे आपके जुडिशरी के अंदर आएंगे रिव्यू के लिए, उससे पहले वाले केसेस नहीं आएंगे, क्लियर है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 31A और 31B 2 हो चुके हैं। अब आता है 31C। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बात चल रही थी केशवानंद भारती केस से पहले की बातें हैं कि जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दे रखा है अंडर आर्टिकल 368, एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका मैं ऑलरेडी, पर थोड़ा सा जस्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए, कि आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है संविधान को जैसे मर्जी चाहे। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो आर्टिकल 368 वो हमें खुद पावर देता है पार्लियामेंट को, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का कहना था कि हमें खुद देता है पार्लियामेंट पावर कि आप अमेंड करें। लेकिन अब आप जुडिशरी ये बोलती है कि नहीं आप अमेंड नहीं कर सकते, हम बोलते हैं कि ये आर्टिकल 368 अमेंड करने की पावर देता है। जुडिशरी कहती है नहीं, कि ब्लैंकेट आपको नहीं देते कि भाई आप खुले जो आपका मन करे आप उसको अमेंड कर दे, नहीं। तो यहाँ पे ना टसल चलती है जुडिशरी और
किसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में। क्लियर, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बोलना, आपको याद रखना है, हम बोलेंगे पार्लियामेंट, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं हर 5 साल के बाद। तो जो पार्लियामेंट है वो तो फिक्स रहता है ना आपका। तो पार्लियामेंट के और जो आपके उस टाइम जुडिशरी थी उनके बीच में टसल होते हैं। फाइनली इनके बीच में 1973 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ईजाद की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे बोला था आप, हाँ ठीक है, 368 में बोला गया कि आप अमेंड कर सकते हैं। हम खुद कहते हैं आप जिस भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, ओके वी आर एग्री, बट बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि अगर मैं बोलूँ जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसके क्या होते हैं, हमें पता है कि उसके एक नोज होते हैं, 2 आइज होते हैं, ईयर्स होते हैं। लेकिन अब मैं मान लो प्लास्टिक सर्जरी करवाऊँ, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी करवाने से मान लो ऐसा ना हो कि नाक जो मेरा यहाँ आ जाए, आंखें जो मेरी यहाँ आ जाए, ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, हुलिया जो मेरा देखने का था वही चेंज हो गया। तो यही जुडिशरी का कहना था कि ऐसा ना हो कि आप अमेंड करके, यानी जो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं अमेंड करके, वो ऐसा ना कर दे कि वो जो हुलिया है, मान लो नाक यहाँ थी तो यहाँ ना आ जाए, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो जो है आपकी एज इट इज बनी रहनी चाहिए। क्लियर, नाक यहाँ है तो यहीं रहनी चाहिए, आँख यहाँ है तो यहीं रहनी चाहिए, बाकी चेंजेस कर दो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है, देखने का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं चेंज होना चाहिए। ये है इसमें हमारा जो टसल चलती है। तो अब यहाँ पे आता है 25th अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी वो किसी भी प्रकार से जुडिशरी के नीचे दबने वाली नहीं थी और ना वो दब रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 25th अमेंडमेंट और किया 1971 के अंदर, ठीक है। हालांकि जो 9th शेड्यूल था ऑलरेडी फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ही डाल दिया गया था 1951 के अंदर। जो 9th शेड्यूल था ना हमारा, उसके अंदर ये ऑलरेडी आ चुका था। तो जो 25वां अमेंडमेंट किया 1971 के अंदर 1971 में, इसमें ये बोला गया कि 9th जो आपके पास शेड्यूल है उसके तहत अगर मैं किसी भी कानून को डाल दूँ, जो 9th शेड्यूल है, तो उसके अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो है आपका नल एंड वॉइड है फंडामेंटल राइट्स के बेस पे, ठीक है। दूसरा, इसमें ये बोला गया कि हम अगर मान लो किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो 9th शेड्यूल वाली जो बात है ना, ये आएगा इसमें 31B में, क्लियर, जो 9th शेड्यूल है आपका ये आएगा 31B के अंदर, जो भी मैंने अभी आपको बोला ना 9th शेड्यूल, ये आएगा आर्टिकल 31B वाले में, 31C में नहीं आएगा। 31C में जो है, क्योंकि ये तो 25th अमेंडमेंट क्या है ना, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट में आ गया था, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है आपका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आर्टिकल लिखा था, देखिए अब तक हमने 31A डिस्कस कर लिया है, 31B डिस्कस कर लिया है, तो जो ये वाली बातें हैं 9th शेड्यूल वाली, ये इसके अंदर आएगी, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि हम 9th शेड्यूल में पहले इन्होंने जब 13th कितने टोटल 13 एक्ट डाले थे, फिर बाद में अभी कितने हैं इसमें 282 एक्ट हैं। ये जो बातें ये किसके 9th शेड्यूल के, क्लियर। सो वो क्या होता है कि कई बार स्किप हो जाती है एकदम माइंड से चीज़ें, कोई बात नहीं, एकदम से मेरे को ना क्लिक हुआ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया एकदम से, क्योंकि 25th अमेंडमेंट जैसे मैं देखा कि ये तो 9th शेड्यूल जो है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला था 25वें अमेंडमेंट के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी वो चाहते थे कि जो हमारा DPSP पार्ट 4 उसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ये करेगी ये करेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि हम चाहते हैं कि ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हम वही तो चाहते हैं कि हम वो करें, लेकिन आप बोलते हो कि इससे फंडामेंटल राइट बोलते हो, हम काम कैसे करें। तो यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल 39B और C जो सब क्लॉज हैं इसके, ठीक है, आर्टिकल 39 के अंदर B और C जो क्लॉजेज हैं, अगर इससे रिलेटेड हम कोई कानून बनाते हैं तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत नल एंड वॉइड नहीं होंगे, क्लियर। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा फंडामेंटल DPSP का ही रहेगा, तो उसमें आप टेंशन मत लेना कि ये 39B और C किसको डिस्कस करते हैं, जब मैं करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेट होता है, इन दो 39B और C को इम्प्लीमेंट करते रहें, तो जो है आप इसको नल एंड वॉइड नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये वैलिड माना जाएगा वो एक्ट। अब यहाँ पे जुडिशरी ने ये बात तो सही मानी कि ठीक है, हाँ ये दो चीज़ें हैं 39B और 39C, इसके लिए कोई कानून बनाएंगे तो हम खुद कहते हैं कि वो आपका 14 और 19 अगर मान लो इनवैलिड भी हो जाता है, ठीक है, अगर वो वॉयलेट भी होता है तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप इसको कानून बना सकते हैं 14 और 19 को नज़रअंदाज ना रखते हुए, क्लियर। क्योंकि होगा क्या, अगर आप हर टाइम पे इक्वालिटी रखेंगे तो, क्योंकि सोसाइटी में देखिए हर कोई इक्वल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लीजिए मुझे जो है गाने जो म्यूज़िक है मुझे अच्छा लगता है, मैं म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है मुझे,
दूसरे को हो सकता है गाना अच्छा लगता है, तो मैं उसको ये थोड़ी फोर्स कर सकता हूँ कि नहीं इक्वल हो पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है कि भाई मुझे अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो तू भी म्यूजिक बजा। क्लियर? ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि जिसको जो अच्छा लगता है उसको उस फील्ड में उसके साथ के जितने लोग हैं उसमें थोड़ी सी इक्वालिटी दे दी जाए। ठीक है? अगर किसी को सिंगिंग पसंद है तो जो सिंगिंग के रिलेटेड जितने भी फील्ड में जो लोग हैं हम उससे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें इक्वालिटी दे सकते हैं, बट हर किसी को सिंगिंग में तो नहीं ला सकते ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि 14 और 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, आप इनको जो है कुछ कुछ चीज़ों में जो है हटा भी सकते हैं। तो 39B और C को इंप्लीमेंट करते हैं हम, आप इनको हटा सकते हैं। इनको अगर वॉलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलती है कोई बात नहीं है, इनको जाने दीजिए। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट में जो ये 25th अमेंडमेंट था इसमें एक चीज़ और बोली गई थी, वो ये थी कि अगर हम इसके तहत मान लीजिए इसके तहत अगर हम कोई कानून बनाते हैं और वो कानून आप जुडिशरी में नहीं लेके जाएंगे रिव्यू के लिए, ठीक है, तो जो ये फर्स्ट प्रोविजन था 25th अमेंडमेंट का ये तो जुडिशरी ने ओके कर दिया, लेकिन इसको ओके नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी ने क्या बोला कि देखिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो खुद एक क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं तो अदरवाइज जुडिशरी को कैसे पता चलेगा। क्लियर? यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट जो है फिनिश हो जाता है। 31A हो गया, 31B हो गया, 31C हो गया। तो याद रखना है 31B के तहत जो है 9th शेड्यूल की बात की गई है। क्लियर? और 31C के अंदर जो बात की गई है किसकी, DPSP जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए हैं उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो है आपका फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे 14 और 19 इनवैलिड नहीं, जो इनवैलिड है अगर मान लो इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो वो आपके सही माना जाएगा वो कानून, आप उसको जुडिशरी में ले जाके चुनौती नहीं देंगे। बस यही जो है हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे। चलिए 3 एक्सेप्शंस पढ़े हमने, आर्टिकल 31A, 31B, 31C। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, बुक है आपके पास, बुक में पढ़ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। क्योंकि होता है क्या है कि ये चीज़ें जो है कई बार आपको कोई जैसे कोचिंग में होते हैं तो वो नहीं इतने डिटेल में बताते हैं। दूसरा इसमें क्या है, ये थोड़ी सी देखी जाए तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, 31A की बात, उसमें क्या है जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो थोड़ी सी कानूनी भाषा वाली यूज़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा ना उसको पहले कंस्ट्रक्ट करना, क्लियर, यानी कि उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वही समझने में टाइम लग जाता है। तो यही मेरा जो मेन मोटो है कि मैं आपको बिल्कुल जो उसकी लैंग्वेज है उसको एकदम अच्छे से कराऊँ। तो अभी एक बार मैं आपको हमने 31A की लैंग्वेज देख ली थी, अभी हम देखेंगे 31B की। चलिए देखिए, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है, विदाउट prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31A, none of the acts and regulations specified in the 9th schedule। देखिए यहाँ पे 9th schedule की बात हुई है ना, वो मैंने आपको 31C में गलती से बताने लग गया था, हालांकि वो 31B के अंदर आता है, ठीक है। Nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void or ever to have been become void on the ground that such act, regulations or provision in inconsistent with or takes away or abridges any of the rights। देखिए यहाँ पे बात हुई any of the rights, यानी कि पूरे फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी गई। अगर पूरे फंडामेंटल राइट्स आपको वायलेट होते हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये जो लॉ हम बना रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू द कॉन्ट्रैरी, ईच ऑफ द सेड एक्ट्स एंड रेगुलेशंस शैल सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ एनी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर टू रिपील और अमेंड इट कंटिन्यू इन फोर्स। क्लियर? अब 31C की ओर देख लीजिए, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसकी मैंने आपको हेडिंग क्या बताई थी, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो 31C की हेडिंग क्या है, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि कुछ DPSP को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके रिलेटेड जो है अगर कोई कानून बनेगा तो वो सेफ रहेगा। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे इससे हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है, लॉ की डेफिनेशन, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग, उसके ब्रैकेट में ये डाला गया अमेंड करके, ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल ले डाउन इन पार्ट 4। यहाँ पे बोला गया पार्ट 4 के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड हम कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में डाला गया है। शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद और टेक्स अवे और अब्रेजेस एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और 19, यानी कि आर्टिकल 14 और 19 के तहत आपको जो अधिकार मिले हैं अगर वो वॉयलेट होते हैं तो आप ये बोलोगे कि ये जो हमने कानून बनाया है वो नल वॉइड नहीं होगा।
एंड नो लॉ कंटेनिंग, अगेन ये ब्रैकेट में है तो इट मीन्स ये अमेंड करके डाला है, एंड नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसीज शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। क्लियर। यहाँ पे ये मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि जो जुडिशरी ने जो है इसको खत्म कर दिया, हालांकि ये अभी नहीं है। देखते हैं अभी हम नीचे 7 पे, देखिए 7 पे क्या है, इन केस वन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड द प्रोविजन इन इटैलिक्स टू बी इनवैलिड, यानी कि जो यहाँ पे इटैलिक्स में ये जो फॉन्ट में लिखे हुए हैं इसको क्या बोला, इनवैलिड बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व्ड। वही बात आ गई कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, क्लियर, और स्टेट लेजिस्लेचर भी वैसा ही सेम कोई कानून बना रहा है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसको अगर प्रेजेंट के लिए आपने मंजूरी के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए रख दिया गया तब तो वो क्या हो जाएगा, आपका वैलिड हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अभी हम करते हैं अपना क्या, जो कि आर्टिकल नंबर 32 आता है उसको जी। सबसे पहले हम अपनी रिट्स जो है, चलिए तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगी हेबियस कॉर्पस की। ये है जो रिट्स जो भी मैं आपको कराऊंगा, ये सारी क्या है आपकी रिट्स है। अब हम एक एक करके ये सारी रिट्स को देखेंगे और इसमें जो है ये आपको बेसिकली याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट जो है इन रिट्स को तभी लगाएगी जब कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। क्लियर। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो नॉट ओनली आपका फंडामेंटल राइट, बाकी और भी जो एक्ट्स हैं आपके काम हैं उनके अंदर भी इशू कर सकती है। अब वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है ये पहली राइट है, नॉट राइट, रिट। क्लियर। ये वाला रिट्स एंड टाइप्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस। देखिए जो हेबियस कॉर्पस है इसका बेसिकली लिटरली अगर हम मीनिंग देखें, ठीक है, इसका मतलब होता है हैव द बॉडी। ठीक है, टू हैव द बॉडी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। लेट्स से कि अगर आपको मान लीजिए किसी ने डिटेंशन कर लिया, यानी कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ओके। अब या फिर हो सकता है किसी ने किडनैप कर लिया आपको और आपको पता चल गया कि आपके फैमिली वालों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे फलाने व्यक्ति ने उसको किडनैप किया है, तो आप जो है हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये रिट देंगे हेबियस कॉर्पस उस पर्सन के नाम पे। अगर पुलिस है तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और अगर किसी लोकल मवाली गुंडे ने आपको किडनैप किया है तो वो उसके नाम पे रिट इशू होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो जो कोर्ट है वो बोलेगी कि आपको ये टाइम दिया था, इतने टाइम में जो है आप हमें उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करें। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो ये रिट इशू करी जाती है ये प्राइवेट, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ यूज़ की जा सकती है, और इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चार्जेस बताएगी हमने किस बिहाफ पे इसको जो गिरफ्तार किया है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट लगता है कि ये सारे वैलिड पॉइंट्स नहीं है तो आपको वहीं पे ही रिहा कर दिया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चल रहा था मार्केट में कुछ परचेज करने, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व थे उन्होंने कुछ हुड़दंग मचा दिया मार्केट में, और वो तो गई भाग, लेकिन मैं मार्केट से कुछ सामान खरीदने जा रहा था। अब उसी टाइम पुलिस ने मुझे पकड़ लिया कि ये भी उनमें उनके साथ शामिल था, लेकिन मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मैं तो अपने मार्केट से सामान परचेज करने गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, पुलिस अगर मेरे को गिरफ्तार करती है, अब वैसे अगर ये हेबियस कॉर्पस नहीं होगी, पावर नहीं है रेट वाली, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इशू नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो तो खत्म होगी। फिर आपका जो ये आर्टिकल 14 से 30 तक देने का फायदा क्या हुआ। इसलिए ये जो है हेबियस कॉर्पस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हेबियस कॉर्पस जो है कहाँ पे वैलिड नहीं होगी, ये याद रखना, वेयर नॉट वैलिड, क्योंकि एग्जाम में जो है ना यही पूछा जाता है कहाँ वैलिड नहीं है, कहाँ वैलिड होगी। देखिए वैलिड तो तब होगी हेबियस कॉर्पस कि तब अगर आर्टिकल 21 जो कि राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ जो है, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ, तो उसके तहत अगर आपका कोई जो राइट वॉलिड होता है तो उसमें अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ये वाली रिट इशू करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर
सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई जो डिटेंशन किया गया वो है अनलॉफुल, तो उस टाइम पे भी इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कब वैलिड नहीं होगा, जब जो डिटेंशन है यानी कि जो कैद में रखा गया जिस व्यक्ति को वो लॉफुल है, कानून के तहत रखा गया। जैसे मैंने आपको प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन बताया था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर रखा है तब भी। उसके बाद अगर वो कोर्ट के ऑर्डर पे रखा गया है, ऑन कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है, अगर कोर्ट के ऑर्डर पे। दूसरा ये हो गया। उसके बाद अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑर्डर पे उसको रखा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे जो आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को कैद में रखा गया है, तो इन चीज़ों पे जो है आपकी ये रुको, हाँ ठीक है, ये नॉट वैलिड होगी। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे मान लो मैंने किसी व्यक्ति को पकड़ा है लॉफुली, तो आप ये हेबियस कॉर्पस की तरह नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने लॉफुली रखा है। मेरे को लगा कि मैंने लिखा वेयर वैलिड, तो इसलिए मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, मैं क्या लिख दिया एकदम से, ठीक है। तो वेयर नॉट वैलिड, तो डिटेंशन क्या है आपका लॉफुल। दूसरा है कोर्ट्स ऑर्डर, कोई कोर्ट ने ऑर्डर पेश किया है कि भाई इस व्यक्ति को जो आप गिरफ्तार कर लीजिए, तो उसको भी जो है आप वहाँ पे हेबियस कॉर्पस नहीं लगाएंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर ने, ठीक है, कानून प्रशासन जो शासन प्रशासन है उसको बनाए रखने के लिए जो कोई ऑर्डर पास किया है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ भी है, तो उसको पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। तो ये जो है आप उन चीज़ों टाइम पे हेबियस कॉर्पस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो हेबियस कॉर्पस आपको याद रखना है यूज़ तब होगी जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, क्लियर, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये याद रखना ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लग सकती है ये वाली रेट, ठीक है, अगर कोई किडनैप कर लेता है उस टाइम पे भी। अब जो नेक्स्ट रेट आती है वो आती है हमारी मैंडमस, क्लियर, सेकेंड रेट दैट इज मैंडमस। मैंडमस का अगर मैं डायरेक्ट लिटरली मीनिंग देखता हूं तो वो होता है कमांड, ठीक है। कमांड मीन्स ऑर्डर, आदेश। अब देखिए यहां पे बात करता हूं कि जो मैंडमस ये किसको दिया जाता है, कमांड किसको दी जाती है, ऑब्वियस जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको दी जाएगी। इसमें मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है वो पब्लिक जो ऑफिशियल होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर होगा, या कोई पुलिस का एसएचओ हो गया, ऐसी जो पब्लिक ऑफिशियल है, या म्यूनसिपैलिटी होगी, नगर पालिका, पंचायत होगी, ये सारे क्या है पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। अगर ये कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, मान लो जैसे पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर पुलिस नहीं करती है तो उस टाइम कोर्ट जो है इस रिट को इशू करेगी मैंडमस को कि ये हमारा ऑर्डर है, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। म्यूनसिपैलिटी का काम क्या है, सड़कों की साफ सफाई रखना, कचरे का निपटान अच्छे से करना, ठीक है। अगर नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैंडमस को यूज़ करेगी। याद रखना है सुप्रीम कोर्ट मैंडमस को ऐसे ही यूज़ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट तब यूज़ करेगी अगर मान लो गली के अंदर गंदगी पड़ी हुई है और उससे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जैसे आर्टिकल 21 मेरे को मिला हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत कि मुझे क्लीन इन्वायरमेंट मिले। अब गली के अंदर गंदगी कचरा पड़ा हुआ है तो वो क्लीन इन्वायरमेंट तो नहीं मिल रहा ना, तो उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है मैंडमस। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट मैंडमस इशू नहीं कर सकती, यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट करेगी, क्लियर। आपको ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कब करेगी, सुप्रीम कोर्ट ओनली तभी इस रिट को यूज करेगी जब किसी व्यक्ति का, क्लियर, उसका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अदरवाइज नहीं करेगी। हाई कोर्ट जो है वो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स एनी अदर एक्ट्स के लिए भी इसको यूज कर सकती है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, ये उसका काम है, लेकिन हाई कोर्ट बोल सकती है गलियों में गंदगी है, सुप्रीम कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट है तो मैंडमस इशू कर सकती है, अदरवाइज हाई कोर्ट इशू करेगा ही करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे आईएएस ऑफिसर है वो लाइसेंस वगैरह जो है देख ही नहीं रहे, भाई जो लाइसेंस कैसे दे रहे हैं वो गलत तरीके से लाइसेंस दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या मैंडमस इशू हो सकता है। मैंडमस का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है, काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ रेट्स और आगे देखेंगे, उसमें ना एक्टिविटी करने के लिए मना किया जाएगा, आपको ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि आपको ये काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं करना है, करना है, जरूरी है। अगर नहीं कर रहे हो तब आपको ये हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा। अब जो है मैंडमस, ये जो रिट है ये किस किस के ऊपर लागू नहीं होगी, ये आपको ध्यान से रखना है। देखिए अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, भाई मान लो मैं यहाँ पे आपको बढ़ा रहा हूँ,
कल को मान लो मैं एक हफ्ते तक आपकी क्लास ही ना लूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँ, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कहेंगे मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया, सर पढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर आता है कि आप जो है इसको डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई ऑफिस जिस आप किसी कंपनी में या जिस गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और उसमें एक सर्कुलर निकाला जाए, आज से टाइमिंग चेंज हो गई है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि आज से आपको 9 बजे के बजाय 8 बजे आना है ऑफिस में, ये क्या इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें अगर मैं मान लो लेट हो गया, मैं नहीं मान रहा हूँ, तो ये नहीं आप मेंटेनेंस उस पर लागू करवा दें। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा आता है अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी नेचर नहीं है, मतलब वो कानूनी तौर पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मान लो आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन वो लीगली नहीं है, जस्ट आपने वैसे ही बोला है, तो उस पर भी जो है मेंटेनेंस नहीं लगवाएंगे। क्लियर, तो क्यों, उसके पीछे क्या है, कानून का बैकअप नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स, इनके ऊपर भी जो है मेंटेनेंस नहीं लगेगी कि भाई आप ये नहीं बोलते कि गवर्नर अपना काम नहीं कर रहा या देश के राष्ट्रपति वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके ऊपर भी आप मेंटेनेंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने ना 1 साल पहले केस जो है ना पिटीशन डाली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया है, तो मेंटेनेंस लगवाओ इस पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो खुद सबसे हाईयर अथॉरिटी है, तो उस पर क्या हाई कोर्ट से लगवाओगे, नहीं ना। तो ये आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है किन किन पे नहीं लगेगी। तो अभी तक हमने 2 रिट्स कर लिए, हेबियस कॉर्पस, मेंटेनेंस। अब तीसरी जो आती है वो आती है हमारी प्रोहिबिशन। देखिए अभी प्रोहिबिशन जो है नाम से पता चल रहा है कि चीज़ों को मना करना, कि आपको ये नहीं करना, प्रोहिबिशन। अब यहाँ पे जो ये 2 रिट्स हमने पढ़ी हैं, ये क्या था, पब्लिक ऑफिशियल्स पे लग रही थी। ठीक है, उस पे तो फर्स्ट वाली जो हेबियस कॉर्पस थी वो तो आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल पे लग रही थी, लेकिन मेंटेनेंस जो है आपकी पब्लिक ऑफिशियल पे, याद रखना है, प्राइवेट पे नहीं। मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उस पर नहीं लगेगी मेंटेनेंस, वो काम कर रही है नहीं कर रही है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का कोई बंदा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस पर मेंटेनेंस लगेगी। क्लियर। आप देखिए यहां पे आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये बेसिकली किसको लगती है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये यूज करती है लोअर कोर्ट्स के लिए, लोअर कोर्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल्स हो गए। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स में एक्सेप्ट यहाँ पे मिलिट्री ट्राइब्यूनल छोड़ के, मिलिट्री ट्राइब्यूनल पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, जो सेना की भी अपनी एक न्यायालय होती है, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, तो जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स होते हैं उसके ऊपर ये वाली रिट नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट जिसमें देखा ना लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पे ये रिट लगाते हैं, बट इसमें मिलिट्री वाली इंक्लूडेड नहीं होगी। अब देखिए जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब क्या होता है, ये जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को पेश करती है। ठीक है, मतलब उसको रिट इशू करती है कि आपको ये जो केस आपके पास आया है, इसका मतलब ये है कि ये इशू कब करते हैं, ये इशू तब करते हैं जब उनको कोर्ट को, जो हायर कोर्ट है उसको ये लगे कि जो ये केस इसके पास आया है ये इसके जुडिडिक्शन यानी कि जो उसका राज्य क्षेत्र है, जो उसके पास अधिकार है, जैसे जिस मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जिसको बोलते थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसका मान लीजिए ये एरिया है जिसके अंदर मान लो पंजाब भी आ गया, हरियाणा भी आ गया और चंडीगढ़ भी आ गया, तो ये एरिया जो है ये इस हाई कोर्ट के नीचे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई केस हुआ, यहाँ कोई केस हुआ, यहाँ कोई केस हुआ, यहाँ कोई केस हुआ, तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपने पास देख सकती है। पर मान लीजिए कोई केस यहाँ पे है, क्लियर, यानी कि इसकी जो जुडिक्शन एरिया जो है टेरिटरी हाई कोर्ट की यहाँ तक है, लेकिन वो केस यहाँ का है, तो वो केस अब इस हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। अगर इन केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस केस को इंटरफेयर करती है, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप पे प्रोहिबिशन की जो रेट लगा देगी और आपको बोलेगी ये आपके टेरिटोरियल जो जुडिक्शन है उसके अंदर नहीं आता है और आपको इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है सुनवाई करने की। क्लियर है। यहाँ पे जैसे मेंटेनेंस में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे तो एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा था, यहाँ पे एक्टिविटी करने से मना किया जा रहा है। क्लियर है। और कब किया जा रहा है, जब वो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है उसके, ठीक है। मान लीजिए मेरा ये एरिया है और मैं इससे बाहर का कोई केस देख रहा हूँ, तो उस टाइम जो है मेरे पर ये रिट इशू होती है। और ये अगर मान लो यही अगर मैं मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट की कोई कोर्ट है, जैसे लेट्स से करनाल की कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट है या पानीपत की कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा,
उसका एरिया इतना है, लेकिन यहाँ पे कोई केस आया तो वो है तो ये डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी यहाँ तक, लेकिन वो इसको केस को उठा रही है तो हाई कोर्ट जो है इसको मना कर देगी। क्लियर? यहाँ पे होता है प्रोहिबिशन, इस रीट को बोलते हैं हम क्या? प्रोहिबिशन। क्लियर है? और ये आपको याद रखना, प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? जो कि जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल नेचर की जो बॉडीज हैं उनके ऊपर। ठीक है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज होती है उनके ऊपर, जो कि न्यायिक नेचर की जो होती है, ठीक है, उनके ऊपर। प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज पे ये बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट बॉडीज को जाके बोले कि आपके ये एरिया से बाहर का मैटर है, आप इस पर कोई भी जो है वो नहीं बनाएंगे। क्लियर? आप उसको एडमिशन करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो आपको याद रखना है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पे लगेगा। उसके बाद ये जुडिशियल एरिया से बाहर जाते ही जो लोअर हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को मना कर देगी। अब आता है एक फोर्थ सर्टियोरारी। इसमें जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है कोई शशियोरारी करता है, कोई शटियोरारी करता है। ठीक है? मैं इसको शटियोरारी बोलता हूँ। आप क्या प्रोनाउंस करते हैं वो आप देख लेना, क्योंकि देखिए ये क्या है कि लॉ का वर्ड है। अब हम यहाँ पे लॉयर तो है नहीं, एडवोकेट जज तो है नहीं, हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं। आपको क्या एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है? आप ये वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा आपने इसको कैसे प्रोनाउंस किया था। ठीक है? अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज ना हो या लॉयर ना हो। तो यहाँ पे हम इसको मैं बोलता हूँ शटियोरारी, कोई इसको शरियोरारी बोलता है। ठीक है? डिपेंड अपॉन कि आप कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए ये जो है शटियोरारी, ये क्या है? बेसिकली इसमें भी यही बोला गया है कि जो आपका हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को मना कर देती है, आप इस केस को नहीं देखेंगे। प्रोहिबिशन में तो क्या था? उसमें तो ये था कि मान लीजिए आपको इनिशियल जो स्टेज था वहीं पे ही मना कर दिया जाता है। ठीक है? कि कोई केस आपने लिया और वो आपके जुडिशियल एरिया से बाहर था, तो आपको इनिशियल स्टेज में ही हायर जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना कर देगी, ये आपके अथॉरिटी में नहीं आता है, आप इसको हमारे पास ट्रांसफर कर दिए। लेकिन सर्टियोरारी में क्या होता है? मान लीजिए ये जुडिशियल एरिया है, केस यहाँ से आया, भाई है तो मेरे एरिया के अंदर से ही, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे आपने कोई क्या कर दिया, एरर ऑफ लॉ। ठीक है? आपने जो डिसीजन दिया है वो क्या है? सही नहीं है, उसमें कुछ एरर ऑफ लॉ है। तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो ये वर्डिक्ट है उसको मैं कर दूंगा ख़त्म। जो आपने फैसला सुनाया है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे था आपके जुडिक्शन के अंदर आपने सुनाया जो फैसला, मुझे लगा इसमें कुछ कानून के अंदर कुछ दाव पेच में कमी है, यानी एरर ऑफ लॉ है, तो मैं क्या करूँगा, आपके उस सुनवाई को ख़त्म कर दूंगा, यानी जो आपने ऑर्डर पास किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पर बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में फ़र्क क्या है। प्रोहिबिशन बच्चों इनिशियल स्टेज में ही आ जाती है। ठीक है? आपके पास मतलब हाई कोर्ट के पास कोई केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार ये तो इनकी जुडिशियल एरिया से बाहर का केस है। ठीक है? तो वो क्या करेंगे, और मान लीजिए जुडिशियल केस जो इस एरिया के अंदर का भी कोई केस है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रोहिबिशन में अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकती है केस को। लेकिन यहाँ पे सर्टियोरारी में क्या है, यहाँ पे लेटर स्टेज में, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट को या हायर कोर्ट को जब ये लगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो वो क्या करेगी, उसको ऑर्डर को क्वैश कर देगी। ठीक है? क्वैश मीन्स खत्म कर देगी। यही फ़र्क है, बस ये याद रखना, सर्टियोरारी लेटर स्टेज में आती है और जो प्रोहिबिशन है वो आपके इनिशियल स्टेज में आती है। अगेन सर्टियोरारी जो है आपको मना करती है क्लियर काम करने से, प्रोहिबिशन में जैसे मना करती थी। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क कितना ही है, जो प्रोहिबिशन था वो आपका हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को पेश करती है, कब, जब वो इनिशियल स्टेज में देख लेती है कि ये मैटर जो है इसके बाहर का एरिया का है। और जो आपका सर्टियोरारी है, ऑर्डर आपने सुना दिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि इसमें एरर ऑफ लॉ है, तो वो आपको क्या करेगी, सर्टियोरारी के थ्रू उस ऑर्डर को क्वैश कर देगी और नए सिरे से अपने आप नया एक जैसे क्या कहते हैं ना कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी एक जजमेंट पास करती है कि इसका रिजल्ट ये है। क्लियर? अगेन ये किसको इशू करते हैं हम, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गए, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं। ये आपको याद रखना है। अब एक लास्ट में रह गई है, कितने हो गए हमारी, 4 हो गए ना। हाँ, लास्ट आती है क्वो वारंटो। अब ये क्या है, इस पे तो क्वेश्चन इन रिट्स पे ना कई बार क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं कि अब तक नहीं आए, आ चुके हैं कि ये जो रिट है कब इशू करते हैं, ठीक है, किसको इशू नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आते हैं। ये नहीं पूछते कि इसका मतलब क्या है, मतलब तो सर आपको पता होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, W स्पेलिंग सही है ना,
ठीक है। क्वो वारंटो, देखिए ये क्या होता है, इसमें ये बोला गया है कि अगर मैं इसको लिटरली अगर सेंस में देखूं हिंदी में, तो क्वो वारंटो मतलब किस हैसियत से, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में ही होता है। ये जो जितने वर्ड्स हैं सारे लैटिन वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो देखिए क्वो वारंटो, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ, मैं आपसे पूछता हूँ भाई आप किस हैसियत से इस पोस्ट पे बैठे हैं, तो देखिए अब नाम से पता चल गया क्वो वारंटो जो कोर्ट है किसको पेश करेगी। मान लीजिए मैं कंपनी का CEO हूँ या MD हूँ, ठीक है, तो अब कोर्ट मुझे तो नहीं बोलेगी ना आप किस हैसियत से CEO और MD हो, क्योंकि मैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ। तो आपको याद रखना ये प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लगेगी, ये लगेगी पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत से बार केस सुना होगा, जैसे कोई गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर एक नकली IAS ऑफिसर था, ठीक है, उसने क्या करा, बहुत से लोगों को लूट लिया या उनसे कैश लूट लिया। IPS ऑफिसर नकली ड्रेस पहन करके कि भाई मैं यहाँ का वो हूँ, IPS ऑफिसर हूँ, और उनको क्या करा, ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया, उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली और फिर उसके बाद उनको लोकल मार्केट में बेच के अपना पैसा कमा गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, अब मुझे मान लीजिए एज ए इंडिविजुअल मुझे ये लगे कि यार ये जो व्यक्ति है, मैंने सुना भी नहीं है कि इसकी कोई ऐसी ट्रांसफर के नया व्यक्ति आया है या नहीं आया, तो मैं जो है यहाँ पे कोर्ट के अंदर जाकर के क्वो वारंटो बोलूँगा कि आप ना इनसे पता कीजिए। अब यहाँ पे तो क्या था, कोई भी एनी इंडिविजुअल जिसको इंटरेस्टेड है वो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर ये क्वो वारंटो वाली रिट इशू करवा सकता है, ये जानने के लिए कि मुझे ये जानना है कि ये जो व्यक्ति है किस हैसियत से इस पदवी पे बैठा हुआ है। क्लियर, क्या इसने कोई एग्जाम क्लियर किया है या फिर कोई इंटरव्यू फेस किया है या फिर ये नकली है, वो सब चीज़ें जानने के लिए। मान लीजिए कोई SDM आया न्यू, ठीक है, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक व्यक्ति आया उस डिस्ट्रिक्ट में SDM। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कब आया, मैंने इसके नाम तो सुना, ठीक है। अब मैं गया कोर्ट में कि मुझे ये पता करना कि ये जो व्यक्ति है SDM ये किस हैसियत से इस पदवी पे आया, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है जिस कोर्ट में मैं जा रहा हूँ वो इसको रेट इशू करेगी इस व्यक्ति को क्वो वारंटो। आप बताइए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाएगा, पेश करेगा कि देखिए जी इस डेट को मैंने ये एग्जाम दिया, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरा सब कुछ सर्टिफिकेशन है। तो जिससे क्या होगा, मुझे सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। क्लियर, तो ये होती है क्वो वारंटो। क्लियर है इतना। अब आपको याद रखनी है क्वो वारंटो कब ये इशू नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक ऑफिसर जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उनके ऊपर आप क्वो वारंटो नहीं लगवा सकते हो कि आप किस हैसियत से जो है ना देश के इस राज्य के राज्यपाल हो, गवर्नर हो, या हमारे देश के राष्ट्रपति किस हैसियत से हो, आप ये उनको नहीं पूछ सकते। या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं आप उनको नहीं बोल सकते कि भाई आप किस हैसियत से इस पदवी पर आके बैठे हो। क्लियर, ये आता है जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई। क्लियर, IAS एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो बंदे हो गए हमारे IAS IPS ऑफिसर, उनके ऊपर लग सकती है, अदरवाइज और किसी पे नहीं लगती है। चलिए यहाँ पे अब हमारा हो जाता है रिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34 बचा है हमारा, 33, 34, 35 ये बचे हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 33 को। चलिए तो अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 33 को। सो आर्टिकल 33 जो है आपका, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, आर्म्ड फोर्सेस एंड रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस और ऐसी बहुत सी एजेंसी जो कि उन जैसी सिमिलर है, जैसे BSF, CRPF, ये सारे क्या होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। तो जो भी ऐसी फोर्सेस हैं, क्लियर, वो अब ऐसा तो है नहीं उसमें कोई एलियन वहाँ पे काम कर रहा होगा उसके अंदर एजेंसीज में, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे जैसे नागरिक हैं, लेकिन वो क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर एक स्पेशल एजेंसी में जब काम करते हैं तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऐसा नहीं है जैसे हम और आप जो है फंडामेंटल राइट्स अपने चलाते रहते कि ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, वो नहीं चला सकते। जैसे आर्मी का पर्सन है, वो अगर कोई ऑपरेशन पे है तो ये नहीं बोलेगा ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को फ्री स्पीच है, मैं अपने दुश्मन को बोल दूँ भाई हम ये करने वाले हैं और बच लेना अपने आप, ठीक है, ये नहीं। अगर मान लीजिए आप जैसे IB के पर्सन है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 33, और ये कौन करेगा, याद रखना है पार्लियामेंट। ओनली पार्लियामेंट ही ऑथराइज्ड है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन हैं उनके। अब इसमें ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जो आपके ग्रुप C, ग्रुप D लेवल के जो पर्सन होते हैं वो भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं इसमें। क्लियर, अब बात आती है कि इसमें ऐसा क्यों। देखिए होता है क्या है
जो आर्म फोर्सेस के व्यक्ति हैं वो क्या है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इसको मेंटेन करते हैं। जैसे पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब जैसे मान लो किसी चोर के यहाँ पे वो डालना है, चोर की डाकर क्या डालेंगे, वो तो खुद ही चोर है। जैसे फॉर एग्जांपल चोर के पास वहाँ पे हमें वो डालना है, रेड मारनी है कि भाई वो उसको हमें रंगे हाथ पकड़ना है पुलिस को। तो अब पुलिस का कोई मेंबर जो है वो बोले भी मेरा तो ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है फ्री स्पीच का, एक्सप्रेशन का, तो मैं जो है ना मैसेज कर देता हूँ फलाने को, यार मेरा रिश्तेदारी लगता है कि चलो आपके पास यहाँ रेड लगेगी। जैसे अभी यूपी में लास्ट ईयर एक केस हुआ था कि वो डालने के वहाँ पे जो डीएसपी था कि रेड वगैरह अपने साथ में कुछ लेके, लेकिन उनको पहले से वो अपने सारे असला बारूद के साथ तैयार खड़े थे। तो ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि कुछ जो भेदिया होता है वही भेद खोल देता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 33 है इसमें ये बोला जाता है कि जो आर्म फोर्सेस के बंदे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। क्लियर, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट कैसे करती है। अब यहाँ पे रीजन बिंग सिक्योरिटी की बात आती है, इंटरनल सिक्योरिटी होगी या फिर हमारी बाउंड्री से रिलेटेड सिक्योरिटी आ गई। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा तो कल को तो फेसबुक आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सन भी वो कुछ भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें लीक कर देंगे आर्म फोर्सेस की। क्लियर, तो इसलिए जो है उनको छूट नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है। रीजन बिंग मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में अभी मैं इसकी आपको क्या है लैंग्वेज दिखा देता हूँ आर्टिकल की, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए 33 पे जब आप देखते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू, किस हद तक जो है वो इसको रेफर कर सकती है, यानी कि ये बता सकती है कौन कौन सी जो अधिकार जो है इनको नहीं मिलेंगे, किस किस को, द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस और द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो आपके पुलिस वाले आ जाते हैं इसमें, persons employed in any bureau or other organization established by the state or purpose of intelligence or other counter intelligence, यानी IB रॉ के जो पर्सन है वो, person employed in or in connection with telecommunication system set up purpose of any force bureau, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, और जो टेलीकम्युनिकेशन किस में, जो आर्म फोर्सेस के हैं सारे, be restricted or abrogated as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them। अब देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस जो वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, जो ये मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस जो वर्ड है इसके अंदर आपका जैसे बार्बर, जैसे आप देखेंगे आर्मी के अंदर बार्बर उनका खुद का होता है, उसके बाद बूट मेकर शूज़ बनाने वाला, टेलर, ठीक है, ये जो छोटे जो होते हैं कारपेंटर, पेंटर, ये जो छोटे छोटे काम करने के जो आर्मी में जो पर्सन्स होते हैं उनके भी फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड किए जाएंगे। या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब ये है नॉट ओनली ऑफिसर्स और जो आपके आर्मी के टैंक या फिर जो बंदूक चलाते हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके ऊपर भी लागू होगा जो छोटे काम करते हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, ठीक है, कोई सब्जी का काम देख रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल कारपेंटिंग का काम कर रहा है लकड़ी का, या कोई इंजीनियरिंग छोटे मोटे टूल्स का काम करता है, तो वो सारे इनके ऊपर भी लागू होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर 33, दोबारा से PDF पे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन एन एरिया। देखिए ये मार्शल लॉ की बात करता है, मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल। ये क्या कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई होता है कि आप उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि एक तरीके से इंश्योरेंस दे देते हैं। एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एन एरिया with the territory of India when martial law was in force or violated any sentence pass punishment। चलिए आप में से बहुत से बच्चों को ये सिर से ऊपर से जा रहा होगा, मैं सीधी सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए आर्टिकल 234 है, ये बेसिकली बताता है कि जब मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल, और ये बेसिकली लिया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। ठीक है, मिलिट्री रूल यानी कि जब सेना शासन करे किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, और ये मार्शल लॉ ऐसा नहीं कि कहाँ लगेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं आप बाहर जाकर के किसी देश की टेरिटरी में लगाएं। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पे क्या है, आस्था लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आर्म फोर्सेस ही वहाँ पे क्या करती है, रूल करती है। मार्शल लॉ में क्या होता है, जो सिविल लॉ, सिविल ऑर्डर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे अभी आपके IAS IPS ऑफिसर जो है आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं,
डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो रन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, हटाओ उसको साइड करो, हम क्या करेंगे अपना खुद का ओन रूल, हम अपना खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, वहाँ के लोगों को वही मानना होगा। ये होता है मार्शल लॉ के अंदर। क्लियर। अब ये मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है, मान लीजिए कंट्री के साथ किसी का वॉर चल रहा है, या कोई मान लीजिए इंट्रूजन हो रहा है, ठीक है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, जैसे एक बाउंड्री जैसे पाकिस्तान की जिसका राजस्थान के अंदर लगती है, पंजाब में लगती है, उधर से हम जब देखते हैं म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ से कोई इंट्रूजन कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है, बांग्लादेश हो गया, तो उस टाइम क्या है, मार्शल लॉ लग जाएगा, ताकि वो जो है राइट्स ना करे, दंगे ना करे, हुड़दंग ना मचा दे। इसलिए उससे बचने के लिए हमारे पास कंट्री में जो है मार्शल लॉ लगा। हालांकि जो मार्शल लॉ है इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, याद रखना है आपको, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, कहीं पे भी ये एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। दूसरा, ये हमारे कंट्री का ईजाद किया हुआ नहीं है, ये कहाँ से मिला है हमें, इंग्लिश कॉमन लॉ, वहाँ से हमने इसको लिया है। और जो आर्टिकल 33 में मैंने आर्म फोर्सेस बताया था, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना रखे, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, 1950 एक्ट, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, ऐसे ही बीएसएफ, बीआरओ, बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं जिसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं सर्विस से रिलेटेड। जैसे जब अगर आप मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें ना आपको एक लेटर मिलेगा, क्लियर, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटिंग लेटर जिसको बोलते हैं हम, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें ना सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, ये ऐसे 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 आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की। जैसे अभी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो थे अलापन बंदोपाध्याय, ठीक है, तो उनको क्या था, वो आईएएस कैडर से थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने उनको नोटिस दिया कि आप एक्सप्लेन करें आप लेट क्यों आए, या आप जो है मीटिंग में रुके क्यों नहीं पीएम के पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो पार्लियामेंट है यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रूल्स के थ्रू, जैसे आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एक अलग से रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके तहत उनको चलना होता है। अगर वो वायलेट करते हैं तो गवर्नमेंट जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और चाहे यूनियन गवर्नमेंट, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। क्लियर। तो इसलिए आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कोई भी माई बाप नहीं है, सब किससे बंधे हुए हैं, कानून से, और कानून हमारे कंट्री में सबसे बड़ा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, मार्शल लॉ हो गया। और एक चीज़ आपको याद रखनी, मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट होता है। क्लियर। मार्शल लॉ में तो क्या होता है, आपके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है वही सस्पेंड होते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स वो आपके सस्पेंड होते हैं, बाकी जो और काम होते हैं जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया वो भी इफेक्ट करता है उसमें, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं बात किसकी, आर्टिकल नंबर 33 हो गया, 4 हो गया, अब हम बात करेंगे 35 की। ये है हमारा फंडामेंटल राइट का सबसे लास्ट वाला आर्टिकल, आर्टिकल 35। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए जब भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा तो वो पावर किसको दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दी है पार्लियामेंट को। ये बोला गया है इन केस अगर पार्लियामेंट को ये लगे कि ये चीज़ें जो हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए भी और कंट्री के लेवल पे भी, तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो 35 ये बोलता है कि पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी ऊपर नीचे उसको करना है, चेंजेस करना है, फेरबदल करनी है, वो 35 के तहत कर सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ भी अल्टरनेट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करके दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है स्टेट के अंदर, वो पावरफुल नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इसके तहत। किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ करवाना है तो स्टेट नहीं बना सकता कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारा जो है आर्टिकल नंबर 35 बोलता है। तो इसी के साथ जो है आज हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, काफ़ी लेंथी रहा है मैं मानता हूँ, लगभग 7 से 8 लेक्चर या 6-7 लेक्चर हो गए होंगे, बट करवाना ज़रूरी था। अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, याद रखना। अगर मैं मान लो आपको आधी चीज़ें बता के और फिर मैं बोलूँ कि चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे होता क्या, आपको आधा ज्ञान हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ।
पूर्ण ज्ञान हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, जैसे मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं, एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ मैं किसकी, 35th आर्टिकल जो है हमारा उसकी। देखिए, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कुछ भी बोला गया हो, लेकिन इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट शैल हैव, यानी पार्लियामेंट के पास पावर होगी क्या, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव, पार्लियामेंट के पास पावर होगी बट स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, पावर टू मेक लॉस किसके लिए करें, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के तहत, और आर्टिकल 33 एंड 34 में भी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यानी इन आर्टिकल्स के तहत अगर कोई कानून बनाना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट, अगर कोई पनिशमेंट डिक्लेयर करनी है कि उसकी पनिशमेंट जेल की सज़ा या कोई जुर्माना है वो कितना लगेगा, वो भी जो है पार्लियामेंट डिस्क्राइब करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। एंड पार्लियामेंट शैल हैज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ये संविधान लागू हो, मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट्स रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 2, यानी कि यहाँ इसकी बात कर रहा है कि जैसे ही संविधान आपका 1950 में लागू हुआ, पार्लियामेंट को ये बोला गया आपको फटाफट कानून बनाना है और ये बताना है किस फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। बी सब क्लॉज क्या करें, एनी लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी संविधान लागू होने से ठीक पहले जो कानून देश के अंदर थे, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए, यानी ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट रेफर टू इन क्लॉज 2 सब क्लॉज 2, यानी वो अब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी, ठीक है। सब्जेक्ट टू द टर्म्स देयर ऑफ एनी एडेप्शंस और मॉडिफिकेशन दैट मे बी मेड देयर इन अंडर आर्टिकल 372 कंटिन्यू इन्फोर्स एंड रिपील्ड अमेंड बाय पार्लियामेंट, यानी कि कहने का मतलब यह है जो कानून देश के अंदर पहले से लगे हुए थे देश के 1950 से पहले, वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या पार्लियामेंट द्वारा उसको रिपील कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन लॉ इन फोर्स हैज़ द सेम मीनिंग इन आर्टिकल 372, ठीक है, जो लॉ इन फोर्स है उसका सेम मीनिंग है जो आर्टिकल 372 के अंदर। अब 372 पे जब आएंगे जब उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे अब आपका ये होता है कंप्लीट। अब मुझे दीजिए इजाज़त और इस लेक्चर को मैं करता हूँ यहीं पे ही फिनिश। चलिए तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से एक एक चीज़ का नोट्स बना लेना है, और अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो, नहीं समझ में आए, ठीक है, बशर्ते कॉन्स्टिट्यूशन को साथ रखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन आपका संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।